हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस क्लासेस में। दोस्तों, जितने भी लोग इस बार सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम दोस्तों आपके सॉल्व करने वाले हैं मैथ के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये वैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। आज मैं जो ले रहा हूँ, आपके सीटेट 2023 के प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चंस को लेने जा रहा हूँ। चूँकि इस बार सीटेट में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट बैठेंगे, चूँकि कुछ बच्चे वैसे हैं जिन्होंने बीटीसी, बीएड हाल-फिलहाल में किया है और इस बार सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। साथ के साथ इस बार गवर्नमेंट ने जो कंपल्सरी कर दिया है कि जो लोग प्राइमरी के टीचर हैं, उनको भी ये क्या सीटेट क्वालीफाई करना है। तो उनके लिए भी ये वीडियो मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उनको भी पैटर्न पता चले कि किस तरीके के मैथ के क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके पेपर 1 के लिए मैथ के जो क्वेश्चंस हैं उनको। ओके, तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, वो है कह रहा है कि प्रियदर्शनी एक लड़की है, वो क्या कर रही है कि 4.8 केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला देती है। इन तीनों चीज़ों को क्या कर देती है? मिक्स कर देती है, उसका मिश्रण बना देती है। उसके बाद कह रहा है कि बराबर-बराबर 3 दर्जन पैकेटों में इनको क्या करती है? पैक करती है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक पैकेट का क्या भार होगा? भार आपको बताना है। कहने का मतलब है कि प्रियदर्शनी क्या कर रही है कि 4.8 ग्राम बादाम को, 2500 ग्राम किशमिश को और 3.5 ग्राम केजी काजू को क्या कर रही है? मिला दे रही है, उनको एक दूसरे में मिक्स कर दे रही है। और मिक्स करने के बाद वो क्या बना रही है? 3 दर्जन पैकेट बना रही है। 3 दर्जन पैकेट बना रही है इन मिश्रणों का। अब पूछ रहा है कि एक पैकेट, प्रत्येक पैकेट में इस मिश्रण का कितना भार होगा? यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन हमें क्या दिया है, एक जगह दिया है कि वो क्या कर रही है कि 4.8 ग्राम बादाम ले रही है। दूसरी जगह दे दिया है 2500 ग्राम किशमिश। अब यहाँ और यहाँ क्या है? ये जो क्वांटिटी दी है वो किलोग्राम में दी है और ये वाली क्वांटिटी जो दी है वो ग्राम में दी है। फिर उसके आगे जो क्वांटिटी दी है काजू की, वो भी क्या दी है? किलोग्राम में। तो इस वजह से हमारा कन्फ्यूजन आता है। हमें क्या करना है कि सबको किसी एक क्वांटिटी में, एक मात्रक में कन्वर्ट कर लेना है। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम बराबर कितना? 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम आपका। तो इनको हम क्या कर रहे हैं? सबको ग्राम में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो सबको जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 4.8 केजी आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा 4800 ग्राम। अगर वही आप देख रहे हैं किशमिश को, तो किशमिश क्या है? ऑलरेडी आपको ग्राम में दे रखा है। किशमिश ऑलरेडी ग्राम में दे रखा है 2500 ग्राम। उसके बाद काजू, काजू जो दिया है वो दिया है 3.5 ग्राम। 3.5 केजी दिया है, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 3500 ग्राम। ओके। अब इन तीनों को क्या करेंगे हम? जोड़ लेंगे। इन तीनों को जोड़ लेंगे तो हमें मिश्रण कितने ग्राम का है ये पता चल जाएगा। आइए इसको आगे हल करेंगे। इन तीनों को जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 0, 5 5 10 और 8 18, 3 2 5 4 9 और 1 10। 10,800 ग्राम आपका पूरा का पूरा क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। पूछ रहा है कि अब कह रहा है कि 3 दर्जन पैकेट में उनको क्या कर रही है? कन्वर्ट कर रही है। 3 दर्जन पैकेट में इनको भर रही है। तो 3 दर्जन का मतलब क्या होगा? 1 दर्जन, 1 दर्जन की बात करें तो उसमें कितने होते हैं? 12 पैकेट होते हैं। 1 दर्जन में कुल कितने पैकेट होते हैं? 12 पैकेट। तो इस हिसाब से 3 दर्जन में कितने पैकेट होंगे? तो 12 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 36। यानी टोटल वो कितने पैकेट बना रही है?
36 पैकेट बना रही है। कितने पैकेट बना रही है? 36 पैकेट बना रही है। तो 36 पैकेट को जो बना रही है, तो 36 पैकेट ही बराबर आपका कितना है? 10,800 ग्राम, यही है। तो 1 पैकेट बराबर क्या कर लेंगे? तो हम इनको क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे। 10,800 ग्राम बटा क्या हो जाएगा? 36। काटते हैं, 12 से इसको काटते हैं, 12 तिया 36 और इसको काटते हैं, 12 नवा 108। फिर काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिलिके 9, यानी कि 300 ग्राम। 1 पैकेट का भार कितना हो जाएगा? 300 ग्राम। और यही होगा या हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर। तो देखेंगे तो हम पाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या होगा? इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछा था, कह रहा है कि एक वर्ग है, ठीक है, और उसकी एक भुजा दे दी है कि 5 सेंटीमीटर। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर की है। यदि इस वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए, कह रहा है कि इस भुजा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो नए क्षेत्रफल कितना गुना होगा? तो अगर हम देखते हैं, ये क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो पहले जो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा? पहले वर्ग का एरिया, भुजा गुणे भुजा होता है, तो हो जाएगा 5 गुणे 5 बराबर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नया जो वर्ग बनेगा, चूंकि कह रहा है उसकी भुजा को बढ़ा देते हैं, तो 5 अगर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी भुजा क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो नया जो वर्ग बनेगा उसका एरिया क्या हो जाएगा? भुजा गुणे भुजा यानी 10 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही आपसे पूछ रहा है कि जो नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि इस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना गुना है, तो हमें मिलता है कि ये क्या है? 4 गुना है इसका। 25 चौको 100, 4 गुना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 4 गुना क्षेत्रफल में क्या होगा? बदलाव हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा था, कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से किसमें सभी आकृति त्रियामी है? त्रियामी का मतलब क्या होता है? कि 3D मॉडल हो। 3D मॉडल की मतलब कि आपका या तो घनाभ हो सकता है, घन हो सकता है, ठीक है, घनाभ हो सकता है, घन हो सकता है, शंकु हो सकता है, बेलन हो सकता है और गोला हो सकता है। जैसे अगर घनाभ की बात करें तो आपने देखा होगा कि बच्चे पेंसिल बॉक्स रखते हैं, वो क्या है? घनाभ है। 3D आयामी का मतलब होता है कि उसमें 3 चीजें दी हों, उसकी लंबाई दी हो, उसमें चौड़ाई दी हो और उसमें ऊंचाई या मोटाई दी गई, वो क्या होगा? त्रिआयामी हो जाएगा। जैसे जो पेंसिल बॉक्स होता है वो आपका त्रिआयामी हो गया। जैसे पेंसिल रबर जो होता है वो क्या हो गया? उसकी एक लंबाई होती है, उसकी एक चौड़ाई होती है और उसकी एक मोटाई होती है। तो रबर भी हमारा क्या हो जाएगा? त्रिआयामी हो जाएगा। पानी का जो बोतल बच्चे लेके जाते हैं, वो पानी का बोतल क्या है? बेलन का उदाहरण है, वो भी क्या है? त्रिआयामी है। बात करें गेंद की, जैसे फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, वो भी क्या है? त्रिआयामी है, वो क्या है? गोला है, ठीक है। तो इस तरह की जो आकृतियां होती हैं वो त्रिआयामी होंगी। साथ की अगर बात करें हम आयत की, आयत हुआ, वर्ग हुआ, ये क्या है? 2D मॉडल है, 2 आयामी है। ये क्या है? 2 आयामी है। वर्ग हुआ, आयत हुआ, ठीक है, और हो गया आपका वृत्त, ठीक है, ये 2 आयामी है, ठीक है। तो अगर इन्हें हम देखते हैं तो पहला जो हमारा ऑप्शन है, कह रहा है घन, बिल्कुल त्रिआयामी हो जाएगा, घनाभ त्रिआयामी हो जाएगा। यहाँ कह रहा है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त त्रिआयामी होगा। वृत्त जब त्रिआयामी नहीं होता है तो अर्धवृत्त भी त्रिआयामी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, तो रहे घन, घनाभ, फिर दे दिया वृत्त।
तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा देख रहे हैं घन, घनाभ, वृत्त और त्रिभुज, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा देख रहे हैं घन है, घनाभ है, गोला है और बेलन है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है, 3 आयामी है। क्या है, 3D मॉडल है ये सब। ओके, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगीता को एक साबुन खरीदना चाहती है। संगीता को एक साबुन खरीदना है जिसकी जो कीमत है वो 10 रुपए है। उस साबुन की कीमत कितनी है, 10 रुपए है। लेकिन उसके पास कह रहा है कि उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, दो सिक्के ऐसे हैं जो 1-1 रुपए के हैं, दो 1-1 रुपए के सिक्के हैं और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। 5 जो हैं 50 पैसे के सिक्के हैं। तो उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की क्या है, ज़रूरत है। तो यहाँ जो दे दिया है, मूल्य दे दिया है आपको, पैसों के सिक्कों को दे दिया है, तो हमें उसे मूल्य ज्ञात कर लेना है। जैसा कि कह रहा है कि 5 रुपए का 1 सिक्का है, तो 5 रुपए का 1 सिक्का, 1 सिक्का बराबर कै रुपए हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा, ठीक? फिर कह रहा है कि 2 सिक्के 1-1 रुपए के हैं, ठीक है? 1-1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं, तो आपके पास कुल कितनी राशि हो जाएगी? हो जाएगी आपकी 2 रुपए। फिर कह रहा है कि 5 जो सिक्के हैं, वो क्या है? 50 पैसे के हैं, 50 पैसे। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5 सिक्के हैं। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? ₹2.5 हो जाएगा। कितना रुपए हो जाएगा? ₹2.5। टोटल अगर इसे हम करेंगे तो 5 और 2 7, 7 2 9, ₹9 50 पैसे उसके पास टोटल है। चूँकि साबुन कितने का है? ₹10 का, तो उसे और कितना चाहिए? तो उसे और चाहिए 50 पैसे। कितने चाहिए और? 50 पैसे की धनराशि उसको और चाहिए, तो क्या कर लेगी? साबुन को खरीद लेगी। ओके दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2 50 पैसे सही। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सीटेट 2023 में पूछा गया, कह रहा है कि एक पैटर्न है और यहाँ लुप्त जो दी गई है संख्या, उसको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अगर हम देखते हैं तो इनके बीच जो अंतर है वो कितने का है? 5 का है। इनके बीच जो अंतर है वो कितने का है? 9 का है। ठीक है? इनके बीच जो अंतर है वो भी देख लेते हैं। ठीक है? इनके बीच जो अंतर है अगर हम देख रहे हैं तो कितने का आ रहा है? 21 का अंतर आ रहा है। इनके बीच जो अंतर है उसको हम देख रहे हैं तो 17 का अंतर आ रहा है। अब हम एक पैटर्न और देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 4 का है। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 4 का है। यानी इसके और इसके बीच जो अंतर होगा उसमें 4 क्या होगा? और जुड़ा होगा। तो 9 में अगर हम 4 जोड़ेंगे, 9 प्लस 4 यानी कि 13, यानी अगली जो संख्या होगी हमारी 15 में हमको क्या करना है? 13 जोड़ देना है यानी 28। तो अगली जो लुप्त हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 28 हो जाएगी। अब क्या 28 में से अगर 45 के अंतर को देखते हैं तो क्या यहाँ कितना आ रहा है? 13, और 13 और 4 17। तो यहाँ जो हमारा उत्तर होगा वो हो गया 28। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ अंतर है 5 का, यहाँ अंतर है 9 का। लेकिन इन अंतरों में कितने का अंतर है? 4-4 का अंतर है। इन अंतरों में कितने का अंतर है? 4-4 का। तो इसलिए यहाँ जो संख्या आएगी, वो क्या आएगी? वो आएगी इस 9 में हम 4 जोड़ेंगे, यानी अंतर में 4 जोड़ेंगे तो 13, और 13 को हमें क्या करना है? इस 15 में जोड़ देना है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 28। 28 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात। ये आपको एक चार्ट दे दिया गया है और इसमें बता दिया गया है कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है वो विद्यार्थियों की संख्या 9 है, जिनका ब्लड ग्रुप बी है विद्यार्थियों की संख्या 6 है, जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनकी संख्या है 12, और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनकी संख्या है 3। और क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे अधिक और सबसे कम जो रक्त समूह है उनका अनुपात ज्ञात करिए। तो देखते हैं इनमें, तो हमें सबसे ज़्यादा किनका मिलता है?
12 और उसके बाद सबसे कम की बात कर रहा है तो सबसे कम मिल रहा है 3। यानी ओ ब्लड ग्रुप वालों की संख्या है 12 और एबी वालों की संख्या 3। ये क्या है? सबसे कम है। इन्हीं का हमें अनुपात निकालना है। तो 12 बटा के 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4:1। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा 2023 में पूछा गया था। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ हमें कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। उस कथन को हमें छांटना है जो कि क्या है? गलत है। ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हैं तो वह एक आयत बन जाता है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर है तो वह एक वर्ग बन जाता है। बिल्कुल, अगर एक आयत है, आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर कह रहा है कि उसकी सभी भुजाएं बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, इस भुजा के बराबर और इस भुजा के बराबर, यानी ये क्या हो गया? एक वर्ग की प्रॉपर्टी हो गई कि सारी भुजाएं बराबर है और सारे कोण क्या है? 90 अंश के होते हैं। और आयत में भी वही होता है, सारे कोण 90 अंश के होते हैं, बस आमने-सामने की भुजा बराबर होती है। लेकिन यहाँ हमें ऑप्शन में पहले ही दे दिया है कि आयत की सभी भुजाएँ क्या है? बराबर है, यानी एक वो क्या है? वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज में क्या होता है कि सारी भुजाएँ बराबर होती है। कि सभी कोण बराबर हैं तो वह एक वर्ग है। बिल्कुल, समचतुर्भुज में भी अगर उसकी सारी भुजाएँ बराबर हैं तो वह क्या है? वर्ग है। चौथा ऑप्शन जो हमारा कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हैं। एक समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बनता है और उनमें कह रहा है कि सभी कोण उसके क्या हैं? बराबर हैं। तो वह एक आयत है। बिल्कुल, अगर इसके सभी कोण क्या हैं? बराबर हैं और समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो होता है 360। अगर 360 को हम क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं तो एंगल जो एक कोण का आएगा वो आएगा 90 अंश, यानी कि प्रत्येक कोण इसका 90 होगा। अगर प्रत्येक कोण 90 होगा तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। और यही तो एक आयत की प्रॉपर्टी होती है। यही एक आयत का रूल होता है कि आमने-सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण उसका 90 अंश का। तो ये चौथा वाला जो कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हैं, तो वह एक आयत है। यानी ये 3 ऑप्शन हमारे क्या हो रहे हैं? सही हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है उसको डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि वो गलत है कि क्या है सही। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाएगा। नहीं, पतंग की जो विशेषता होती है वो उसकी जो जुड़ी भुजाएं होती है, आसन्न भुजाएं, उनके बराबर, उसकी जो आसन्न भुजाएँ होती हैं, एक-दूसरे की क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यदि उसके आमने-सामने के कोण, पतंग इस तरीके से होती है कि पतंग इस तरीके से होती है, इसकी आमने-सामने की भुजाएँ क्या होती हैं? आसन्न भुजाएँ सभी एक-दूसरे की क्या होती हैं? बराबर होती हैं, सभी एक-दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है? यदि उसके आमने-सामने का कोण, यानी ये और ये कोण, अगर उसके आमने-सामने का कोण बराबर हो जाए, तो एक समानांतर चतुर्भुज बन सकता है, न कि एक आयत बनेगा। चूँकि इसकी आसन्न भुजाएँ एक-दूसरे के बराबर हैं, तो अंततः ये क्या हो जाएगा? रोम्बस बना देगा, समचतुर्भुज बना देगा, लेकिन कभी भी एक आयत नहीं बनाएगा। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का उत्तर सही होगा, वो होगा उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर 1। चूँकि हमसे पूछा है कि सत्य नहीं है, तो ऑप्शन 1 ही क्या है? सत्य नहीं है कि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हैं, तो वह एक आयत बनेगा। वह एक आयत नहीं बनेगा, वह एक समचतुर्भुज बनेगा, रोम्बस बनेगा। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्ची है, अम्मिनी, कह रहा है कि 36 सर्वसम वर्गों को अलग-अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा
अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकते हैं। अब मिनी क्या कर रही है कि 36 समवर्गों को, कहने का मतलब कि 36 छोटे छोटे क्या है, वर्ग हैं उसके पास, छोटे छोटे टुकड़े हैं, एक समान कह रहा है सर्व वर्ग हैं 36। इस तरीके से उसके पास क्या है, 36 छोटे छोटे टुकड़े हैं। टोटल टुकड़े कितने हैं, 36। और इन्हीं टुकड़े को मिलाकर वो क्या कर रही है, आयत बनाने की कोशिश कर रही है। एक बार बना रही है तो पूरे 36 टुकड़ों को ले रही है और एक आयत बना रही है। फिर दूसरी बार उसमें क्या कर रही है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर कर रही है और सभी 36 टुकड़ों का यूज कर रही है और दूसरा वर्ग बना रही है, दूसरा आयत बना रही है। इस तरीके से वो कह रहा है कि वो कितने आयत बना सकती है इन सभी 36 टुकड़ों का यूज करके। ठीक, तो हमें यहाँ क्या करना है कि हमें 36 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। 36 के कितने गुणनखंड संभव हैं, उतने ही आयत वो क्या कर सकती है, बना सकती है। तो यहाँ 36 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। अगर जैसे हमारे पास ये क्या है, वर्ग के टुकड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 और मान लेते हैं कि एक और है टुकड़ा है 8। ठीक, अब 8 टुकड़ों से अगर हमें आयत बनाना है तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसे रखेंगे इस तरीके से तो 3-3 हमने रख लिया। ठीक है, 3-3 हमने क्या कर लिया, रख लिया। तो ये आयत बना, ये 2 टुकड़े और ये 3 टुकड़े, लेकिन 2 टुकड़ों का यूज़ यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। अगर 2 टुकड़ों का यूज़ करेंगे तो एक पूरी तरीके से आयत ये क्या करेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो क्या कर रही है कि 36 टुकड़ों का सभी का यूज़ कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 36 का गुणनखंड करेंगे। देखेंगे कि कौन-कौन से फैक्टर इस 36 के हो सकते हैं। तो पहला जो इसका फैक्टर होगा 1 गुणे 36। कहने का मतलब है कि इस तरीके से हम क्या कर ले रहे हैं, पूरे को क्या कर रहे हैं, 36 के 36 वर्ग को लगा दे रहे हैं। तो उसकी जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 36 और उसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी 1। फिर देखते हैं 36 का अगला जो हम फैक्टर करेंगे वो क्या होगा, 2 गुणे 18। बिल्कुल, हम इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं 36 टुकड़ों को, इस तरीके से। तो इस तरीके से बनेगा, ठीक? तो इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी 2 और लंबाई हो जाएगी 18। अगला 36 का जो गुणनखंड करेंगे वो हो जाएगा 3 गुणे 12। ठीक? अगला 36 का जो गुणनखंड करेंगे वो हो जाएगा 4 गुणे 9 और अगला अगर गुणनखंड कर रहे हैं तो वो हो जा रहा है 6 गुणे 6। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ लोग कहते हैं एग्ज़ाम में इसको, क्योंकि ये तो वर्ग बन गया, ये तो आयत ही नहीं बना, और यहाँ गलत कर देते हैं और 4 ऑप्शन मार के चले आते हैं। जबकि वर्ग भी एक प्रकार का क्या है? आयत है। वर्ग भी एक प्रकार का आयत है, हमें इसे भी इंक्लूड इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसके 5 गुणनखंड हो रहे हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। यानी अम्मिनी क्या करेगी कि इन 36 समवर्गों का यूज करके 5 तरह से वो क्या कर सकती है, आयत बना सकती है। तो यहाँ जो हमारे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। ओके दोस्तों, इस चीज़ को आपको बहुत भली-भाँति ध्यान रखना है कि हमने जो गुणनखंड किया, ये सब तो आयत बन रहे हैं। इसकी चौड़ाई 1 और लंबाई कितनी हो रही है? इसकी चौड़ाई 1 और लंबाई 36, इसकी चौड़ाई 2, लंबाई 18, इसकी चौड़ाई 3, लंबाई 12, इसकी चौड़ाई 4 और लंबाई 9। लेकिन यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो रही है? बराबर हो रही है और ये क्या बन जा रहा है? वर्ग बन जा रहा है। लेकिन चूँकि ये वर्ग है, साथ के साथ ये आयत की प्रॉपर्टी को भी क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, इसलिए इसे भी हम क्या करेंगे, एक आयत के रूप में लेंगे और वो कितने आयत बना दे रही है? 5 आयत बना दे रही है, उन 36 छोटे-छोटे समान वर्गों का यूज़ करके। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सीटेट 2023 में पूछा गया है, कह रहा है कि रुबीना ने एक कार से 16:50, ठीक है, बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन की बात कर रहा है कि 21:15 बजे यात्रा को उसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो कह रहा है कि पूरी यात्रा करने में लगाया गया समय कितना है? चूँकि आप जब रेलवे का समय देखेंगे तो रेलवे का समय जो होता है
वो 12 के फॉर्मेट में नहीं होता है, वो 24 के फॉर्मेट में होता है। यहाँ जो हमें दिया गया है 16:50, ये दर्शा रहा है कि 4:50 शाम पीएम के टाइम का समय है और वो इस समय अपनी यात्रा क्या कर रही है? स्टार्ट कर रही है। और यहाँ जो हमें दिया है 21:15, यानी कि वो क्या है? 9:15 पीएम अपनी यात्रा उसी दिन क्या कर रही है? समाप्त कर दे रही। तो इन दोनों के बीच वो कितने घंटे यात्रा कर रही है, इसी चीज़ को आपको बताना है। अगर हम देखते हैं तो ये स्टार्ट हो रहा है 4:50 पे, शाम के टाइम 4:50 पे, यानी अगर इसमें हम 10 मिनट ऐड कर दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है? 5 बज जा रहा है। वो 5 बजे से स्टार्ट कर रही है, 5 से हो जाएगा 6, 6 से हो जाएगा आपका 7, 7 से हो जाएगा 8 और 8 से आपका हो जाएगा 9 और इसमें 15 मिनट और। ठीक? यहाँ हम जोड़ते हैं तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटा। 4 घंटा तो क्या ले रही है? पूरा ले रही है। 7 के साथ 10 मिनट इधर और 15 मिनट इधर, यानी कि 25 मिनट और, यानी 4 घंटा 25 मिनट उसकी पूरी की पूरी यात्रा चली है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 घंटा 25 मिनट। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 में एक पूर्ण वर्ग संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। तो कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? मान ले रहे हैं कि हम एक यक्ष पूर्ण वर्ग संख्या को 100 में जोड़ दे रहे हैं। तो 100 में जोड़ेंगे तो 100 प्लस यक्स, जो नई संख्या बनेगी वो हो जाएगी 100 प्लस यक्स। फिर कह रहा है कि वही संख्या 100 में से घटाई जा रही है, तो जो दूसरी नई संख्या बनेगी 100 माइनस यक्स। और इन्हीं दोनों को क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पे योगफल क्या होगा? अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस यक्स और प्लस क्या हो जाएगा? 100 माइनस यक्स। देखते हैं तो ये प्लस यक्स और ये माइनस यक्स, ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और 100 और 100 कितना हो जाएगा? 200। यानी हमारे इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 200। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न सी टेट 2023 में जो पूछा गया था, 100 लाख 100 लाख को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया जाता है। 100 लाख, आप पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो बजट जो पास होता है कुछ इसी तरीके से 100 करोड़, 200 करोड़ बजट लगा। तो उसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, वही आपसे पूछ रहा है। यहाँ जो शब्द में लिखा है 100 लाख, यानी 100 और उसके बाद लाख, यानी 1 लाख। ठीक, 100 लाख। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़। 100 लाख किसके बराबर होगा? वो हो जाएगा आपका 1 करोड़ के बराबर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एग्जाम में अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बेसिक फॉलो करके और इस तरीके से करके आपको क्वेश्चन को हल करना है। चूंकि आपके पास प्रॉपर टाइम होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे और उसको हल करेंगे। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आरोही और अवरोही से संबंधित है और हर बार सी टेट में एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछेगा, आरोही और अवरोही क्रम में बैठाइए। अगर हम बात करते हैं आरोही क्रम के, तो आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े के क्रम में रखना है। अगर हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन हमें प्राप्त है, जिनका वजन का डाटा हमें दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? जो कम वजन वाला रहेगा उसको पहले रखेंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा वजन वाले, उसके बाद उससे ज़्यादा वजन वाले, उसके बाद उससे ज़्यादा वजन वाले, उसके बाद उससे ज़्यादा वजन वाले,
तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा। अगर इसी को हम उल्टा कर देते हैं कि सबसे ज़्यादा वज़न वाले को हम पहले रख रहे हैं, उसके बाद उससे कम वाले को रख रहे हैं, उसके बाद उससे कम वाले को रख रहे हैं, उसके बाद उससे कम और उसके बाद उससे कम। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा अवरोही क्रम, यानी घटता हुआ क्रम। यानी सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि अवरोही क्रम में निरूपित किया गया है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन-सा ऑप्शन आपका सही है? तो देखेंगे तो हम पाएँगे कि जो पहला ऑप्शन है आपका, कह रहा है कि 10.5, उसके बाद 1.50 यानी डेढ़ है। ये क्या है? 1.055 है। उसके बाद 1.05 है, फिर उसके बाद 1.005 है और फिर 0.155 है। बाकी को देखते हैं तो यहाँ जो स्टार्ट हो रहा है, चूँकि अवरोही पूछ रहा है तो हमसे पहले बड़ी संख्या लेनी है। इसमें देखेंगे क्या ये बड़ी संख्या है? नहीं, इससे बड़ी संख्या हमें यहाँ मिल रही है। इसको देखेंगे तो यहाँ जो दिया गया है, ये और ये दोनों में क्या है? ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या छोटी है। इसे देखते हैं तो बड़ी संख्या तो है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये जो दिया गया है, ये दोनों गलत ऑर्डर में दिया गया है। वहीं पे देख रहे हैं तो ये और ये दोनों गलत ऑर्डर में दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ध्यान से जब देखेंगे तो पाएँगे कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 सही है। सबसे बड़ी संख्या 10.5, उससे छोटी संख्या है 1.5, उससे छोटी संख्या है 1.055, उससे छोटी संख्या है 1.05, उससे छोटी संख्या है 1.005 और उससे छोटी संख्या है 0.155। तो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर 1। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं? हमें क्या करना है, 3630 का गुणनखंड निकाल देना है और देख लेना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन-सा वो ऑप्शन है जो इसका गुणनखंड नहीं है। अगर निकालते हैं 3630 का गुणनखंड, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3630 को इस तरीके से लिख सकते हैं 363 गुणे 10। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसको लिख सकते हैं ना 3 गुणे 121 और इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5। 121 को तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 3 गुणे 11 गुणे हो जाएगा 2 गुणे 5। अगर हम देखते हैं 3630 तो इसके हमको क्या मिल रहे हैं, गुणनखंड मिल रहे हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11। ये गुणनखंड मिल रहे हैं। तो इसमें 11 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इसमें 3 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इसमें 5 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन इसमें 9 नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9। 3630 का 9 एक गुणनखंड नहीं। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 -5 +5 -5 +5 -5 डॉट डॉट के विषम संख्या पदों का योगफल क्या होगा? यहाँ कह रहा है कि इस श्रेणी के अगर विषम पद हम ले रहे हैं तो उसका योगफल क्या होगा? जैसे कि अगर हम देख रहे हैं तो ये हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। ये क्या है? सम है। अगर हम इसके मान लीजिए विषम 7 पद ले रहे हैं, 9 पद ले रहे हैं, 11 पद ले रहे हैं, डॉट डॉट इस तरीके से अनंत तक, तो इसका योगफल क्या होगा? अगर हम इसको 7 पदों पे करके देख रहे हैं तो हो जाएगा 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 और प्लस 5। 7 पद हो गए इसके, हो गए 7 पद। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखेंगे तो ये +5 ये -5 ये दोनों कैंसल आउट हो जाएँगे। ये +5 ये -5 ये दोनों कैंसल आउट हो जाएँगे। ये +5 ये -5 ये दोनों कैंसल आउट होंगे। बचेगा हमारा 5। अगर हम इसको क्या कर देते हैं, 9 ले लेते हैं
ये हो जाएगा 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5। 9 पद हमारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ भी देखते हैं तो +5 -5 कैंसिल आउट, +5 -5 कैंसिल आउट, +5 -5 कैंसिल आउट, +5 -5 कैंसिल आउट। यहाँ भी हमें सिर्फ क्या बच रहा है? 5। यानी इसके जब भी विषम पदों का योग लेंगे, हमेशा हमें क्या मिलेगा? इसका योगफल 5 ही मिलेगा। चाहे हम 11 लें, चाहे हम 13 लें, चाहे हम 15 लें, चाहे हम 221 लें, चाहे इसको अनंत तक विषम पद तक ले जाएँ, हमेशा हमारा योगफल क्या बचेगा? 5 बचेगा। हमारा योगफल क्या होगा? 5 होगा। तो इस सीरीज के विषम पदों का योगफल कितना होगा? 5। और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर। ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन करिए। कहने का मतलब कि ये जो भिन्न दिया गया है, इसमें से कौन सी भिन्न ऐसी है जो बढ़ते हुए क्रम में है? यानी पहले छोटी भिन्न, उसके बाद उससे बड़ी और उसके बाद उससे बड़ी। इस तरीके से क्या किया गया है? सजाया गया है। ओके दोस्तों, तो ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो आइए इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें दे दिया है 1/4, पहले वाले ऑप्शन को देख रहे हैं, 1/4, 1/3 और 1/2। अगर इस चीज को हम आसानी से समझ सकते हैं तो क्या है, 1/2 कह रहा है। 1/2 का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास एक पिज्जा है, एक क्या है, पिज्जा है, उसको हम क्या कर रहे हैं? 2 भागों में बांट दे रहे हैं। वही जब पिज्जे को हम क्या कर रहे हैं? 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। 3 भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं इस पिज्जे को, इस तरीके से। इसी पिज्जे को हम क्या कर रहे हैं? 4 भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो कौन-सा टुकड़ा बड़ा है? तो सबसे बड़ा तो ये टुकड़ा है। उसके बाद देखेंगे तो सबसे बड़ा ये टुकड़ा है। उसके बाद देखेंगे तो ये टुकड़ा आ जाएगा। तो बढ़ते हुए क्रम में रखना है, यानी कि सबसे छोटा जो टुकड़ा होगा वो ये होगा, उससे बड़ा टुकड़ा होगा ये होगा और उससे बड़ा टुकड़ा होगा ये होगा। यानी कि यहाँ देखेंगे तो 1/4 पहले आएगा, उसके बाद आएगा 1/3 और उसके बाद आएगा 1/2। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगर इसे हम जो गणित की विधि होती है, उसके अनुसार अगर इसको हल करना चाहें, तो हमें क्या करना है कि हमें ले लेना है एलसीएम। जैसे कि 1/4 दिया है, फिर दिया है 1/3 और 1/2। तो जो इसके डिनोमिनेटर होते हैं, इसका जो हर होता है, इसका हमको क्या कर लेना है? एलसीएम। यानी 4, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर से एलसीएम में भाग देंगे और उसका जो न्यूमरेटर होता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 और 3 का इसे 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3। ओके, ये हो जाएगा 3। वहीं इसको करते हैं तो 3 को भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 12 में और 4 आएगा, 4 एकम 4 और यहाँ हो जाएगा 6। तो देख रहे हैं जो इसका न्यूमरेटर है, सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है? 1/2 का। उसके बाद किसका है? 1/3 का और उसके बाद क्या है? 1/4 का। यानी सबसे छोटी जो संख्या हमारी यहाँ पे होगी, वो होगी 1/4। उसके बाद 1/3 और सबसे बड़ी संख्या 1/2। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1/4, उससे बड़ा 1/3 और उससे बड़ा 1/2। तो दोस्तों, ये रहे आपके 15 सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 में आपसे पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। इसी तरीके के कंसेप्ट आपको अगले एग्जाम सीटेट 2026 में देखने को देखने को मिलेंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। साथ के साथ हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।